हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बेटा, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और सबने लास्ट का लेक्चर भी अच्छे से देखा होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इम्यूनिटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है या यूं कह लो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके बनते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी की मैंने आपको दो टाइप बताई थी बेटा, what is innate immunity and the another one is acquired। innate immunity जो है हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। तो innate immunity के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। innate immunity बेसिकली है क्या, जो आपकी बर्थ से आपको मिलती है, जो आपके साथ रहती है। ठीक, उसके अंदर हमने किया था बेटा फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, देन सेल्यूलर बैरियर्स एंड द लास्ट वन वाज द साइटोकाइन बैरियर। आई होप सबने बहुत अच्छे से किया होगा। ठीक है, और वो जो आपकी इनेट इम्यूनिटी थी दैट वाज द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, जिसके अंदर आपका इंक्लूड होने वाला है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो टुडे जो आज का जो हमारा गोल है दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आज हमने क्या करना है बेटा, आज हम करेंगे स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर पाओ तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमारी बॉडी के पास दो टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म है। व्हाट इज द स्पेसिफिक एंड वन अदर वाज द नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में हम इंक्लूड कर रहे थे इनेट, जो हम कर चुके हैं, और स्पेसिफिक में हम इंक्लूड करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो एक्वायर करना क्या होता है, एक्वायर करना सबको पता है। एक्वायर करना जो भी चीज आप एक्वायर करते हो ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, है ना। तो आज हम करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो हमें आफ्टर बर्थ मिलती है। समझ आ रही है बेटा, आफ्टर बर्थ, जो हम अपने बर्थ के होने के बाद, पैदा होने के बाद हमारी बॉडी एक्वायर करेगी, दैट इज कॉल्ड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। साथ में अगर आपको याद हो मैंने बताया था क्या, सॉरी, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी मान लो एक बैक्टीरिया आया, उसके लिए हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनने वाली हैं। क्या बनेगी बेटा, एंटीबॉडी बनेगी। अब एक और चीज, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी में भाई बाहर से एक पैरासाइट आया, द एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डिजीज इज कॉल्ड द पैथोजन। अब उस पैथोजन को बेटा हम और क्या बोलते हैं, उस पैथोजन को हम बोलते हैं एंटीजन। व्हाट इज एंटीजन, एंटीजन एक ऐसी चीज है जिसे हमारी बॉडी नहीं पहचानती है, जो हमारे लिए एक ऐसी चीज का काम करेगा जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट फाइट करने वाला है, दैट इज एंटीजन, जो किसमें इंक्लूड होगा, आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझो, हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी, किसके खिलाफ बनाती है, एंटीजन। ठीक है, आपकी बॉडी में एंटीजन आएगा, आपकी बॉडी जो है उससे फाइट करने के लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। क्लियर है इतनी बात, आई होप सबको क्लियर है। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। क्या है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इट इज पैथोजन स्पेसिफिक, और जो ये जो पैथोजन है इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। ये जो पैथोजन है बेटा इसे आप क्या बोलेंगे, पैथोजन जो है यहां पर इट इज अ एंटीजन। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एंटीबॉडी बना दे, ऐसे फॉरेन सब्सटेंस को बोला जाता है एंटीजन। सो एक एंटीजन जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी ऑफ द हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होता है, इट इज एंटीजन इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। ठीक है, ये एंटीजन ऐसा होना चाहिए जो आपके बॉडी में इम्यून रिएक्शन करवा सके। फिर एंटीजन के पास एक स्पेसिफिक साइट होनी चाहिए। मैंने क्या कहा था
कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है यहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होने वाली है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनना है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब क्या है कि जो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया है वो उस एंटीबॉडी से कंबाइन करे, ठीक है। अब कंबाइन करने के लिए हर एंटीजन के पास एक स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होती है, जिस साइट को कहा जाता है एपिटोप, ठीक है। वो एपिटोप ही जो है वो एंटीबॉडी के पास भी एक साइट है स्पेसिफिक, उससे जाके अटैच करती है। समझना है, एंटीजन के पास जो साइट है ना उसको कहते हैं हम एपिटोप। ऐसे ही एंटीबॉडी के पास भी एक साइट होती है जिसे कहा जाता है पैराटोप। तो ये जो एंटीजन है अपनी एपिटोप के थ्रू एंटीबॉडी के पैराटोप से कंबाइन करता है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अभी बस आप इतना याद रखो कि हर एक एंटीजन के पास एक स्पेसिफिक साइट है। मान लो ये आपका एंटीजन है तो इसके पास ये वाली जो दिख रही है, ये दिस इज एपिटोप। इस साइट को हम क्या बोल देंगे, एपिटोप। भी भाई इसके पास एक स्पेसिफिक साइट है जिससे ये जाकर हमारी एंटीबॉडी से कंबाइन करने वाला है, ठीक है। इतनी बात आई होप सबको क्लियर होगी। चलो फिर एंटीजन के बारे में एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट लिख देते। एनी फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, विच इन्वेड द बॉडी, कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को इन्वेड करता है, अंदर आता है। इन्वेड का मतलब हमारी बॉडी के अंदर आता है। एनी सब्सटेंस invading the body and capable of stimulating the immune reaction. So what is antigen? Any substance which invades the body and capable of, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को इन्वेड कर रहा है एंड इट इज कैपेबल ऑफ स्टिम्युलेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ये लिख दो। इट इज कैपेबल ऑफ स्टिम्युलेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटीजन। अब मैंने कहा आपको एक एंटीजन जो है इसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब किसी भी सब्सटेंस के पास एक कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी उसे हम क्या कहेंगे, भाई ये एंटीजन है और ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को एक्टिवेट करेगा या एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करवाएगा। सो जो आपका एंटीजन है इट शुड हैव, एंटीजन जो है it should have high molecular weight, या इट शुड बी अ हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन। ये क्या होनी चाहिए, एक हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन होना चाहिए एंड इट शुड बी अनरिलेटेड टू द बॉडी। इट शुड बी अनरिलेटेड टू बॉडी, ये हमारी बॉडी से बिल्कुल रिलेट नहीं करना चाहिए, मतलब हमारी बॉडी को पता लगना चाहिए भाई ये तो कोई और आ गया है, खुद की बॉडी को थोड़ी डिस्ट्रॉय करना है, कोई और जो चीज आई है उसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। सो इट शुड बी अनरिलेटेड टू द बॉडी, हमारी बॉडी से अनरिलेटेड होना चाहिए। इट शुड हैव अ स्पेसिफिक रीजन, शुड हैव स्पेसिफिक रीजन, कह लो, दैट इज एपिटोप, टू बाइंड विथ एंटीबॉडी। तो इट शुड हैव अ स्पेसिफिक रीजन जिसे हम कहते हैं एपिटोप दैट कैन बाइंड विद द एंटीबॉडी। आई होप इतनी बात क्लियर है बेटा कि एंटीजन क्या होता है। इट इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, इट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी, मीन्स इट शुड हैव द एबिलिटी टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। क्लियर है इतनी बात? चलिए ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एंटीजन के बाद। अब हम बात करते हैं आपका मेन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा।
सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, oh sorry, it is acquired after birth. So what is acquired immunity? It is acquired after birth. इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है. इंडिविजुअल इट acquires after the birth and इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, it is characterized by memory. इट इज करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी. मेमोरी क्या होती है बेटा? याददाश्त होती है. मेमोरी क्या होती है? याददाश्त होती है. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो कि आज आपको एक एंटीजन आया. एंटीजन इज अ पैथोजन. अब हम यहाँ पे एंटीजन ही बोलने वाले. ठीक है. तो एक एंटीजन आया, आपकी बॉडी को पता ही नहीं वो क्या है. पहली बार आपकी बॉडी के पास आया, आपकी बॉडी ने क्या किया? एंटीबॉडी बनानी शुरू की. बट क्योंकि वो पहली बार आया है तो एकदम से हड़बड़ी में हमारी बॉडी को नहीं पता चलता, अरे इसको मारना था, हमें बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करनी थी. तो उस टाइम पे क्या हुआ? आपको उस एंटीजन, वो एंटीजन आपसे ज्यादा ताकतवर था, यूं कह सकते हो. हमारी बॉडी इतनी ज्यादा एंटीबॉडी नहीं बना पाई. तो कुछ कुछ हमारी बॉडी ने उसको मारा, बट उसकी वजह से हमें डिजीज हो गई. भाई सीधी सी बात है, हमें डिजीज हो गई. ठीक है. बट अब क्या हुआ? जब एक बार उसका अटैक हो गया तो क्या हुआ कि अब हमारी बॉडी को पता है, अच्छा तुम तो वही हो. अब हमारी बॉडी को पता है कि अगर ये दोबारा आ गया तो मैं इसे पहचान लूंगा. वही पैथोजन, वही एंटीजन फिर से आता है, कहता अरे वाह, मुझे पहले मैंने अटैक किया था तो तुम बीमार हो गए थे, मैं तुम्हें फिर से अटैक करूंगा और तुम्हें फिर से बीमार करूंगा. बट इस बार हमारी बॉडी तैयार है क्योंकि हमें पता है ये पहले भी हमारे पास आया था. ठीक है. तो हमारी बॉडी ने पहले ही क्या बना लिए थे? मेमोरी सेल्स. क्या बना लिए बेटा? मेमोरी. मेमोरी मतलब याददाश्त. हमारी बॉडी को अब उसकी पहचान थी. जैसे ही उसने एंटर किया, अब हमारी बॉडी नहीं घबराई, हमारा इम्यून सिस्टम अब बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि हम उसको पहले से जान गए थे कि तुम वही हो जो पहले हमें डिजीज करके गए थे. हमने एक उसकी मेमोरी बना ली थी. अब वो जब आया तो हमारी बॉडी ने एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी का रिएक्शन दिया. जैसे ही वो एंटर किया, बॉडी के अंदर उसके सारे जो मिसाइल उसने सब स्टार्ट कर दिए और उस पैथोजन, उस एंटीजन को कर दिया, मार दिया. तो सेकेंड टाइम वो आपको जो है डिजीज नहीं कर पाया. एंड दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. समझ आई? मतलब पहले जब आपको बीमारी हुई, पहले जब एक बार वो बैक्टीरिया कुछ भी आया, उस टाइम आपको पता नहीं लगा, आपने, बट कोई बात नहीं, हो गया इन्फेक्शन, कोई बात नहीं. बट आपकी बॉडी ने क्या बना लिया? अब इम्यूनिटी बना ली है. आपकी बॉडी ने मेमोरी सेल्स बना लिए हैं. सेकेंड टाइम जैसे ही वो आएगा, अब हम दिखाएंगे उसको अपना खतरनाक रिएक्शन और उसको खत्म कर देंगे. तो इस टाइप के रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ मेमोरी रिस्पॉन्स. ठीक है. इसे हम क्या कहेंगे बेटा? दिस इज ए मेमोरी. ये क्या है? आपकी बॉडी की मेमोरी है. तो क्या हुआ? क्या इसी चीज को हम लिख दें जरा. ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? व्हेन बॉडी एनकाउंटर्स द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम. व्हेन बॉडी एनकाउंटर्स द पैथोजन for the first time, when body encounters the pathogen for the first time, तो क्या हुआ? सबसे पहले हमारी बॉडी ने उसको थोड़ा सा मारने की कोशिश की. ठीक है. तो बॉडी ने एक रिस्पॉन्स दिया. बॉडी ने एक रिस्पॉन्स दिया. अब वो रिस्पॉन्स जो है बेटा, वो था थोड़ा सा लो इंटेंसिटी का. रिस्पॉन्स कैसा था? इट वॉज ऑफ लो इंटेंसिटी. ठीक है. और इस रिस्पॉन्स को कहा गया, इस रिस्पॉन्स को क्या कहा गया? इसको कहा गया प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. इस रिस्पॉन्स को क्या कहा गया? इट वॉज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स था. बट हमारी बॉडी ने इसके खिलाफ, इस पैथोजन के खिलाफ क्या बना ली थी? मेमोरी बना ली थी. ठीक है. तो आप क्या बोलोगे? बॉडी डेवलप्स मेमोरी.
बॉडी ने अब मेमोरी डेवलप कर ली। अब पैथोजन ने फिर से एनकाउंटर किया, ठीक है। अब सेम पैथोजन है, सेम पैथोजन के साथ आपका हो गया सेकंड एनकाउंटर, ठीक है। फिर से उसने हमारी बॉडी पे रिएक्ट किया, फिर से हमारी बॉडी ने क्या दिया होगा, रिस्पॉन्स दिया। अब जो बॉडी का रिस्पॉन्स आया इट इज ऑफ हाई इंटेंसिटी। अब जो बॉडी का रिस्पॉन्स आया बेटा ये क्या था, इट इज हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को ही कहा जाता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, या इसे कहते हैं हम एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। समझ आई? सेम जो पैथोजन था उसके साथ सेकंड इनकाउंटर हुआ, बॉडी ने एक रिस्पॉन्स दिखाया जो कि काफी हाई इंटेंसिटी का था, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी या सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स या एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। ये जो एनाम्नेस्टिक है बेटा इससे ही डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि इट कैन बी अ MCQ, ठीक है। अब हमारी बॉडी ने जो है इतना खतरनाक रिस्पॉन्स क्यों दिखाया, क्योंकि हम उसको पहचान गए थे, ठीक है, कि ये हमें डिजीज करता है। हमारी बॉडी ने पहले से ही अपनी आर्मी तैयार की हुई थी। पहले तो पहली बार जब आया तो हमारे पास आर्मी नहीं थी भाई, सीधी सी बात है। हम उस टाइम पे नई आर्मी बनाए उसको मारे, तो हम इतना ज्यादा उसको नहीं मार पाए, तो हमारी बॉडी में डिजीज हो गई। बट नेक्स्ट टाइम हमने हमारी बॉडी ने क्या किया, मेमोरी सेल बना दिए, मतलब उसने अपनी खुद की एक आर्मी तैयार कर ली। और बॉडी कहती कि बेटा अगर दोबारा आओगे तो फिर देख लेना, लेकिन ये भी नहीं माना। ये पैथोजन फिर आया, सेकेंड टाइम रिस्पॉन्स किया, हमारी आर्मी एक्टिवेट हो गई, उसकी वेट में ही थी। जैसे ही एंटर किया हमारी आर्मी, जो हमारा मेमोरी सेल्स था वो सब एक्टिवेट हो गए और उसने इस पैथोजन का काम तमाम कर दिया। क्लियर है? सो व्हाट इज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब ये जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो इतना रिस्पॉन्स दिखा रहा है, ये कौन से सेल्स के थ्रू दिखाता है बेटा, ये दिखाता है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू। किसके थ्रू दिखाता है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू। समझ आई ये बात, ठीक है। सो ये हो गया आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिस्पॉन्स दिखा रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो हमारी बॉडी ने किसके थ्रू, कौन से सेल्स की आर्मी के थ्रू दिखाया होगा बेटा, दे आर कैरिड आउट बाय 2 स्पेशल लिम्फोसाइट्स, carried out by 2 special lymphocytes, जिसे हम क्या कहते हैं, P and T lymphocytes, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, बी एंड टी लिम्फोसाइट। समझ आ गई? अब एक चीज पहले आप समझ लो कि ये बी और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बनते कहां से हैं। तो ये बनते हैं हमारे बोन मैरो। कौन से बोन मैरो, रेड बोन मैरो से बनेंगे। रेड बोन मैरो कहां प्रेजेंट है, एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। कहां प्रेजेंट होते बेटा, एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। इतनी बात तो क्लियर होगी ना सबको। तो यहां पर हो गया येलो, ऊपर एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स पे क्या प्रेजेंट है बेटा, रेड बोन मैरो। दिस इज द, व्हाट इज दिस, दिस इज रेड बोन मैरो। अब ये जो रेड बोन मैरो है इसके पास प्रेजेंट होते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स। व्हाट आर प्लूरिपोटेंट सेल्स, दे आर बेसिकली द स्टेम सेल्स। ये क्या होते हैं बेटा, स्टेम सेल्स होते हैं। प्लूरिपोटेंट सेल्स मतलब कि क्या होते हैं, दे आर द स्टेम सेल्स। अब ये स्टेम सेल्स यहां पर 2 टाइप के हो जाते हैं। स्टेम सेल्स यहां पर
दो टाइप के हो जाते हैं, वन इज द माइलॉइड सेल्स एंड द अनदर वन इज द लिम्फॉइड सेल्स। हमें यहाँ पे अभी माइलॉइड सेल्स की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि माइलॉइड सेल्स जो है अल्टीमेटली वहां से बनने वाले हैं, माइलोब्लास्ट वगैरह, मतलब आरबीसी बनेगी वहां से, ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स की, ठीक है। तो एक तो हो गए माइलॉइड सेल्स, स्टेम सेल्स ही हैं ये, और दूसरे हो गए द लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। कौन से हैं बेटा, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। अब ये लिम्फॉइड स्टेम सेल्स भी जो हैं वो दो टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लो मैं यहां पर एक सेल बना देती हूं कि ये जो है दिस इज द लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, ठीक है। अब ये लिम्फॉइड स्टेम सेल्स जो है ये भी दो टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वन वुड बी द प्रीमैच्योर बी लिम्फोसाइट्स एंड अनदर वन इज द प्रीमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स। प्रीमैच्योर बी लिम्फोसाइट एंड प्रीमैच्योर टी लिम्फोसाइट। क्लियर है बेटा, दे आर द प्रीमैच्योर। ये क्या है, प्रीमैच्योर हैं, समझना है इस बात को। मान लो कि ये बन गया है, दिस इज द प्रीमैच्योर बी लिम्फोसाइट्स एंड दिस वन इज द प्रीमैच्योर टी लिम्फोसाइट। प्रीमैच्योर हैं, जब भी कोई चीज प्रीमैच्योर है वो काम ही नहीं करेगी, बिल्कुल काम नहीं करेगी, तो इसको मैच्योर होना पड़ेगा, दोनों को मैच्योर होना पड़ेगा। याद रखना है हमेशा, जो बी लिम्फोसाइट है दे मैच्योर इन द बोन मैरो इटसेल्फ, मैच्योर्स इन बोन मैरो, और जो टी लिम्फोसाइट है बेटा दे गेट मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ है, आपके हार्ट के पास प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड पे होता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। अब ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं, कुछ स्टेम सेल्स बनाते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स जिनसे आपकी आरबीसी बननी है, कुछ बनाते हैं बेटा लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। आपको यहाँ पे लिम्फॉइड स्टेम सेल से ही मतलब है, ठीक है। अब ये लिम्फॉइड स्टेम सेल्स जो हैं ये डिवाइड करते हैं और ये बनाते हैं प्रीमैच्योर बी लिम्फोसाइट्स एंड प्रीमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स। ये जो प्रीमैच्योर बी लिम्फोसाइट है, प्रीमैच्योर है तो मैच्योर करना पड़ेगा भाई, काम करवाना है तो मैच्योर करना पड़ेगा। ये बी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है थाइमस में। क्लियर है इतनी बात। अब सॉरी, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया बेटा, मैच्योर हो गई। मैच्योर होने के बाद सिंपल सी बात है भाई, इन्होंने बना दिया है बी सेल, बी सेल, और इन्होंने बनाया टी सेल। अब ये जो बी सेल है ये अल्टीमेटली बनाता है क्या, इस बी सेल से फिर से दो टाइप के सेल बनेंगे। एक तो बनेंगे बेटा मेमोरी सेल्स, ठीक है, दूसरे बनेंगे आपके प्लाज्मा सेल्स। सिमिलरली ये जो टी सेल्स हैं यहां से चार टाइप के सेल बनने वाले हैं। ये जो टी सेल्स हैं यहां से चार टाइप के सेल बनेंगे। एक तो बनते हैं हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है, दूसरे होते हैं बेटा सप्रेसर टी सेल, ठीक है। तो कौन से सेल बने हमारे, हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर सेल, एक रह गया। जैसे वहां पे मेमोरी सेल है यहां पर भी एक मेमोरी टी सेल बनते हैं। एक चीज और मेंशन कर लो, ये जो टी सेल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स से, या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कह लो।
ये जो टी सेल है बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो सबसे पहले एक्ट करेंगे, जो आपके प्राइमरी रिस्पॉन्स में, मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 टाइप के रिस्पॉन्स बताए थे आपको, तो बेसिकली ये प्राइमरी में ज्यादातर काम करते हैं, ठीक है। और जो आपके ये बी सेल है, जहां पर क्या बने हैं, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल, ठीक है। ये प्लाज्मा सेल ही हैं जहां से, जो कि क्या बनाने वाले हैं, एंटीबॉडी बनाने हैं, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स ही हैं जो क्या बनाएंगे बेटा, एंटीबॉडी बनाएंगे। और ये जो मेमोरी सेल्स हैं, ये आपको आगे काम आएंगे, ये तो मेमोरी सेल है, ये अपनी सेना बना के तैयार रहेंगे, ठीक है। तो जो ये मेमोरी सेल और ये जो प्लाज्मा सेल हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सबसे पहले समझ आ गई कि ये बी और टी सेल कैसे बनते हैं। बी और टी सेल बने, बी सेल से जो है मेमोरी सेल बनेंगे, उससे प्लाज्मा सेल बनेंगे, प्लाज्मा सेल अल्टीमेटली एंटीबॉडी बनाता है, और टी सेल की फिर से 4 टाइप होती हैं। इतनी बात क्लियर है सबको। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है। अब एंटीबॉडी बनाने का काम किसका है, बी सेल का। एंटीबॉडी बनाने का काम किसका है बेटा, बी सेल का। तो अब हम यही देख लेते हैं कि एंटीबॉडी बना कैसे रहे हैं। मान लो बेटा कि ये था आपका एक बी सेल, ठीक है, दिस इज द बी सेल। इस बी सेल के पास आ गई है एक एंटीजन, ठीक है। बी सेल था, बी सेल के पास आ गया बेटा एंटीजन। बी सेल के पास क्या आया है, सॉरी इसकी एरो ना दूसरे तरीके से करो, दिस इज द एंटीजन। हमारे ऊपर अटैक हुआ, एक एंटीजन एंटर कर गया। जैसे ही वो एंटीजन बी सेल के पास पहुंचा, बी सेल जो है बेटा वो हो गया एक्टिवेट। बी सेल क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। जैसे ही बी सेल एक्टिवेट हुआ, यहां से 2 सेल बने। बी सेल के एक्टिवेशन से 2 सेल बने। वन इज द मेमोरी सेल and another one is the प्लाज्मा सेल। ये जो प्लाज्मा सेल है, ये अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये क्या बनाने वाले हैं, एंटीबॉडी बनाने वाले हैं। प्लाज्मा सेल विल सिक्रीट एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द एंटीबॉडी, बहुत सारी एंटीबॉडी बनाएंगे। और जो आपके ये मेमोरी सेल हैं, इनको हम प्राइम्ड सेल भी कह देते हैं। इनको हम क्या कह देते हैं, प्राइम्ड सेल भी कह देते हैं। एंड दे रिमेन डोरमेंट, दे रिमेन डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, ये आराम से चुप रहते हैं। एंड एक्टिवेटेड, ठीक है। और कब एक्टिवेटेड होते हैं बेटा, जब दोबारा से सेम पैथोजन इनके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। ये यूं कह लो, रिमेन डोरमेंट अंटिल एक्टिवेटेड by the attack of same pathogen, until activated by the attack of same pathogen। और जब ये दोबारा एक्टिवेट होके रिस्पॉन्स दिखाएंगे, that will be called the anamnestic, that will be called the anamnestic response। उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहेंगे बेटा, anamnestic response। समझ आ रही है। पहली बार जब आपके पास पैथोजन आया था तो भाई एंटीबॉडी तो वो बनाएगा, बट साथ साथ में वो मेमोरी सेल भी बना लेगा, जिनको हम प्राइम्ड सेल कहते हैं। मतलब उनके पास मेमोरी है, ठीक है। तो जैसे ही उसी पैथोजन से दोबारा से अटैक हुआ बॉडी पे, दे विल गेट एक्टिवेट, और एक बहुत हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा। और उस रिस्पॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, और यू कैन से सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स।
तो बी सेल एक्टिवेट हुए, मेमोरी सेल, इनका काम तो आगे का हो गया। अब इन्होंने क्या बोला, दूसरा क्या था, प्लाज्मा सेल, जो कि क्या बना रहे हैं, एंटीबॉडी बना रहे हैं। अब जो एंटीबॉडीज हैं बेटा वो कहां मिलती हैं, एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, सो कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, अब क्योंकि एंटीबॉडी आपको ब्लड में मिलती है, इसलिए इस टाइप की इम्यूनिटी का नाम ही हमने क्या दे दिया है, सॉरी, इस टाइप की इम्यूनिटी का नाम ही हमने क्या दे दिया बेटा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, और यू कैन से एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो ये हमने क्या लिखा है, दिस इज द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स which is एंटीबॉडी मीडिएटेड। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ह्यूमोरल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, आप कह देना वो रिस्पॉन्स जिसमें एंटीबॉडी बनती है। या आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कि एंटीबॉडी बन रही है, इस टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, तो तुम कह देना ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कहते हैं। दिक्कत है कोई कहने में, कोई दिक्कत नहीं है, कह दोगे, बिल्कुल कह दोगे, और इसी पे एमसीक्यूज आएगा तब हम आंसर भी कर देंगे। समझ आ गया। जैसे ही बी सेल एक्टिवेट होता है, जब इसको एंटीजन मिलता है, तो ये दो टाइप के सेल बनाता है, मेमोरी सेल बनाता है, प्लाज्मा सेल बनाता है, और अल्टीमेटली एंटीबॉडी बनती है। अब हमें ये देखना है ये एंटीबॉडी आखिर दिखती कैसी है भाई, कब से कह रहे हैं एंटीबॉडी बनती है। चलो फिर एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर बना लें बढ़िया सा। चलो बेटा साथ साथ में डायग्राम बनाना है, वैसे तो आपकी बुक में है, बट जितना आप खुद से बनाने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। अरे यार, देखो बेटा, एक एंटीबॉडी जो है वो आपको कुछ इस टाइप की दिखती है, जिसमें अगर आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे 4 चेन दिख रही हैं, दिख रही हैं, 4 चेन दिख रही हैं। ठीक है, जो पूरी येलो वाली चेन है, जो पूरी ऊपर से लेकर ये जो वाई शेप पूरा बना रही है ऐसे, दीज आर कॉल्ड द हैवी चेन्स। ये क्या है बेटा, हैवी चेन है। और जो साइड में मैंने ये पिंक कलर की बनाई है, दीज आर द लाइट चेन। ठीक है, एक है हैवी चेन, दूसरी है लाइट चेन। तो सबसे पहले हम यही लिख देते हैं कि, यहां पे लिख देते हैं, दिस इज दी हैवी चेन एंड दिस वन इज दी लाइट चेन। ये हैवी चेन है एंड ये हो गई आपकी लाइट चेन। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक, चलो
ठीक है बेटा। अब अगर तुम देखोगे मैंने क्या किया, मैंने जो ये आपकी ऊपर की हैवी चेन थी, ठीक है, और जो लाइट चेन थी, उनके ऊपर ऊपर वाले पोर्शन को मैंने डार्क कर दिया। ठीक है, डार्क किया तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल पोर्शन। ठीक है, जो डार्क पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, इतने पोर्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस इज द वेरिएबल पोर्शन या वेरिएबल रीजन, इसको हम कहेंगे बेटा वेरिएबल रीजन। और जो ये वाला है दिस इज द कांस्टेंट रीजन। और इवन यहां का भी ये जो है दिस इज द कांस्टेंट रीजन। ये क्या है, ये क्या है बेटा, दिस इज द कांस्टेंट रीजन। अब वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ मैम, देखो अगर तुम ऊपर वाले की बात करो, ऊपर वाले जो मैंने कहा कि ऊपर वाला क्या है, वेरिएबल रीजन है। क्यों है वेरिएबल रीजन, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ ऐसे गड्ढे बना दिए। क्या है ये गड्ढे, दीज आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ये जो गड्ढे हैं ना, ये क्या है, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। और एक चीज और याद रखना, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम एन टर्मिनल। ठीक है, और जो नीचे वाला है इसको कहते हैं सी टर्मिनल। क्यों, क्योंकि ऊपर होता है NH3 ग्रुप, नीचे होता है CO, इस हिसाब से उसको ऊपर वाले को एन टर्मिनल, नीचे वाले को सी टर्मिनल। इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या किया, दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है। हैवी और लाइट चेन में दोनों में ही क्या है, एक तो है कांस्टेंट रीजन, नीचे वाला क्या हो जाएगा सारा कांस्टेंट रीजन, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा बेटा आपका वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन जहां पर क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, जहां पर क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। अब जो ये चेन्स होती हैं ये आपस में भी ज्वाइन करती हैं। ये जो चेन्स हैं ऐसे तो है नहीं अलग अलग पड़ी रहेंगी, ठीक है, तो ये चेन्स जो हैं आपस में ज्वाइन करती हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, मींस चेन्स के बीच में है डाइसल्फाइड बॉन्ड, इवन चेन के में मतलब चेन के अंदर भी क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चेन्स के अंदर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है, चेन के बाहर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो चार चेन हैं ये कनेक्ट कैसे रहती हैं, विद द हेल्प ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहां पर हर जगह पर क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है चारों तरफ। अब मैं इधर नहीं बना रही क्योंकि यहाँ पे हमने नेमिंग कर दी है, बट वैसे हर जगह पर जो है क्या प्रेजेंट है बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। मींस दो S वाला बॉन्ड जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहां पर भी प्रेजेंट है। क्लियर है, इतनी बात याद रखेगी, यहां पर क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और एन टर्मिनल हो गया, सी टर्मिनल हो गया, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, सो दिस वाज द, ये क्या है, वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन। नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। उसके बाद कांस्टेंट रीजन, दोनों ही लाइट चेन और हैवी चेन में प्रेजेंट है। ठीक है, हम इसको नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, H2L2। तो हैवी चेन तो लाइट चेन, सो H2L2 कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम, बाय H2L2। क्या बोलते हैं इसको, H2L2 बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है, वेरिएबल रीजन हो गया, कांस्टेंट रीजन हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया। चलो जी, ये है आपकी एंटीबॉडी। अब मैं बात करूं कि इस एंटीबॉडी के साथ जो एंटीजन है वो कैसे अटैच करता है। मान लो कि मैं बना देती हूं यहां पर, ये बस इतनी इतनी चेन बना लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, इतनी सी चेन बना लेते हैं। ये वाला जो रीजन है ना ये उठा के बना देते हैं यहां पर। तो ये हुआ, ये हो गया।
ठीक, इसके साथ आकर अटैच करता है आपका एंटीजन। दिस इज एंटीजन, ये नीचे क्या थी, एंटीबॉडी थी, तो ये बन गया आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया है, दिस इज द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमने बना दी थी भाई, ये वाली कौन सी है आपकी, हैवी चेन। पूरा नहीं दिखाया मैंने आपको, बस दिखा दिया कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। एंड दिस इज द लाइट चेन। जैसे ही एंटीजन आएगा इसके पास आकर जो है कनेक्ट कर जाएगा, और क्या बन गया है, दिस इज कॉल्ड एज द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। आई होप क्लियर है सबको बेटा। एंटीबॉडी का डायग्राम फिर से समझ लो कि एंटीबॉडी जो है आपकी दो हैवी चेन दो लाइट चेन से बनी है, जिसको हम कह देते हैं H2 एंड L2। ये हो गई दो H2, ऊपर ये पिंक वाली हो गई L2। H2 L2 को जब आप देखते हो तो कुछ ऐसा रीजन है जहां पर एंटीजन को बाइंड करने की जगह है, उस रीजन को हम, हाँ नाम भी लिख लो बेटा, एंटीजन बाइंड करने वाली जो साइट होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, पैराटोप। पैराटोप। और एंटीजन के पास क्या थी, एपिटोप थी। एंटीजन के पास क्या थी, एपिटोप थी, और वो उस एपिटोप की हेल्प से जाकर एंटीबॉडी से कंबाइन कर गया। ठीक है, उसके अलावा आप जब एक एंटीबॉडी को देखते हो, यहां पर आपको मिलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो इन चेन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। साथ साथ में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हर चेन के बीच में भी होते हैं। वो बन गया आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, कि मान लो जब एंटीजन आता है तो उस एंटीबॉडी के साथ कैसे कंबाइन करता है। सो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। दीज फोर पॉलीपेप्टाइड चेन, समझ आ रही है, पॉलीपेप्टाइड मतलब आपकी जो एंटीबॉडी है इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। These four polypeptide chain are held together by डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये है बेटा आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, यही आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जिसे आपने बहुत अच्छे से करना है। तो हम लाए नहीं है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे हम इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, आई होप क्लियर है सबको ये बात। ठीक, चलो अब हम बात, ये तो हमने एक कॉमन सी एंटीबॉडी बना दी कि भाई सब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहता है। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी को ही हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स। और ये किससे ड्राइव होते हैं, वो बनते हैं बेटा बीटा गामा ग्लोबुलिन से। किससे बनते हैं, सॉरी गामा ग्लोबुलिन से बनते हैं। ठीक है, आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो किससे बनती हैं, गामा ग्लोबुलिन से बनती है। इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कह देते हैं। 5 टाइप की एंटीबॉडी हम पढ़ने वाले हैं, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। ठीक है, तो 5 टाइप की एंटीबॉडी हम पढ़ने वाले हैं। चलो एंटीबॉडीज ही पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो अगर आप बात करोगे एंटीबॉडीज की, सो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, दीज आर द गामा ग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज आर बेसिकली द गामा, लिख दो गामा ग्लोबुलिन्स, या इसे आप कह देते हो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स कह लो या फिर कह लो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं ये। 5 टाइप की एंटीबॉडी हमें पढ़नी है। फाइव टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, जिसके अंदर फर्स्ट वन जो है दैट इज IgG। IgG, इस G का मतलब है बेटा गामा।
जी का मतलब है गामा। अब आपको याद रखना है दीज आर द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। अगर हम 5 टाइप की एंटीबॉडी ले रहे हैं तो उन 5 में से 80% एंटीबॉडीज जो हैं वो कौन सी होती हैं, आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, 5 टाइप की एंटीबॉडीज के अंदर से जो 80% एंटीबॉडीज हैं वो कौन सी हैं, आईजी। सो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज। कितनी, 80% ऑफ टोटल एंटीबॉडीज इन बॉडी। एटी परसेंट ऑफ टोटल एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में बनती है उसमें से 80% जो हैं दे आर द आईजीजी, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीजी मतलब गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। और एक और बात याद रखनी है, दे आर द स्मॉलेस्ट इन साइज। ठीक है, कैसी हैं, दे आर स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी with minimum minimum molecular weight। ये क्या है, दे आर द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी जिनका जो वेट है इट इज मिनिमम, सो दे हैव द मिनिमम मोलिकुलर वेट। अब ये इतनी छोटी सी होती हैं दैट दे कैन इजीली पास द प्लेसेंटा। ओनली एंटीबॉडी, तो हम अलग से लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे बेटा। तो ओनली एंटीबॉडी which can cross the placenta। ठीक है, these are the only antibody which can cross the placenta। और सबसे पहली बात ये कि it is a monomer। मोनोमर का मतलब क्या हुआ, मोनोमर का मतलब हुआ जब हम इस एंटीबॉडी को देखते हैं तो हमें एक बस ऐसे ही सिंगल चेन ही दिखती है। ठीक है, बस ये ऐसे जो हम नॉर्मल सी एंटीबॉडी बनाते थे ना वैसी, बस ये एक सिंगल सी एंटीबॉडी है, इट इज अ मोनोमर। ठीक है, तो दिस एंटीबॉडी क्या है, मोस्ट अबंडेंट है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है, छोटा सा साइज है। क्योंकि इसका छोटा साइज है इट कैन इजीली क्रॉस द प्लेसेंटा। और ये एंटीबॉडी जो है बेबी को मिलती है मदर से। आईजीजी एंटीबॉडी जो है बेबी को मदर से मिलती है, याद रखना है। और यही वो एंटीबॉडी है जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर सबसे ज्यादा बनती है। ठीक है, यही वो एंटीबॉडी है विच इज प्रोड्यूस, सॉरी, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। It is formed during secondary immune response। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमने बोला था ना एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है फिर एक सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर जो मेन एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है या जो सबसे ज्यादा बनती है दैट इज आईजीजी। तो आईजीजी के बारे में आप कुछ चीजें याद रखोगे बेटा, एक तो प्लेसेंटा से पास कर जाती है, यहां से क्या बनता है, दिस इज योर PYQ। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी अ MCQ, PYQ तो नहीं बोलेंगे इसको, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो आईजीजी दैट इज गामा इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में आई होप सबको क्लियर होगा। सेकंड एंटीबॉडी जिसकी हम बात करेंगे दैट विल बी द IgA। IgA, इस ए का मतलब क्या है, इस ए का मतलब है अल्फा, दैट इज अल्फा ग्लोबुलिन। अल्फा, अल्फा का मतलब क्या होता है, इट इज अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन या जस्ट अल्फा ग्लोबुलिन, कुछ भी कह सकते हो। और सबसे पहली बात इट इज अ डाइमर। डाइमर का मतलब क्या हुआ बेटा, डाइमर का मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये दो एंटीबॉडी हैं,
यहाँ पर दो एंटीबॉडी जो हैं वो मिलकर क्या बनाती है, एक IgA बनाती है। दो एंटीबॉडी मिलकर IgA बना रही हैं, सो दिस इट इज अ डाइमर। ये क्या है बेटा, डाइमर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्रेटरी एंटीबॉडी। सिक्रेटरी एंटीबॉडी क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी सिक्रीशंस के अंदर प्रेजेंट होता है, लाइक ये टीयर्स में प्रेजेंट है, सलाइवा में प्रेजेंट है, म्यूकस में प्रेजेंट है। सो IgA इज कॉल्ड एज द सिक्रेटरी एंटीबॉडी फाउंड मेनली इन, इट इज फाउंड मेनली, कहाँ कहाँ मिलेगा बेटा, लिख दो, सलाइवा लिख दो, टीयर लिख दो, स्वेट लिख दो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, यहाँ प्रेजेंट होता है ये कोलोस्ट्रम में। कोलोस्ट्रम याद है, फर्स्ट मिल्क जो होता है, फर्स्ट मदर मिल्क जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कोलोस्ट्रम। सो इट इज मेनली फाउंड इन द सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी, दैट इज सलाइवा, स्वेट, टीयर, कोलोस्ट्रम एंड इवन इन द GIT सिक्रीशंस। कहाँ प्रेजेंट होता है, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो सिक्रीशंस है वहां पर भी प्रेजेंट होता है। और यही एक इकलौती एंटीबॉडी है विच कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू फीसिस। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कोप्रो एंटीबॉडी। कोप्रो वर्ड इज फॉर फीसिस। अब क्योंकि ये एंटीबॉडी फीसिस के थ्रू पास कर सकती है, सो इट इज नोन एज द कोप्रो एंटीबॉडी। क्या बोल देते हैं बेटा, कोप्रो एंटीबॉडी। सो IgA के बारे में आपको याद रखना है, तो ये डाइमर है, ठीक है। ऊपर से इट इज कॉल्ड एज सिक्रीटरी एंटीबॉडी, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट है, लाइक सलाइवा, स्वेट, टीयर, कोलोस्ट्रम एंड GIT सिक्रीशन, एंड इट कैन बी एक्सक्रीटेड विथ और थ्रू फीसिस। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, कोप्रो एंटीबॉडी। क्या बोल देते हैं बेटा, कोप्रो एंटीबॉडी। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने इसके बारे में, ठीक। देखो, अगर हम IgG की बात करें तो वो क्या था, मोनोमर था, तो वहां पे H2L2 हो जाएगा, दो हैवी चेन दो लाइट चेन। बट ये क्या है, डाइमर है, तो उसको हम क्या कर देंगे, H4L4। H4L4 हो गया, ये याद रख लेना, ठीक है। IgA हो गया, IgG हो गया। नेक्स्ट एंटीबॉडी जिसकी हम बात करते हैं दैट विल बी IgD एंड D स्टैंड्स फॉर डेल्टा। सो दिस इज डेल्टा इम्यूनोग्लोबिन IgD, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, डेल्टा इम्यूनोग्लोबिन, दैट इज IgD। अब IgD की अगर बेटा आप बात करोगे तो ये भी क्या है, इट इज अ मोनोमर। मतलब यहां पर वही H2L2 वाला फॉर्मूला चलने वाला है। क्या है, ये एक मोनोमर होता है। IgD इज अ मोनोमर। ये कहां प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट ऑन, इट इज कहां पर प्रेजेंट है बेटा, इट इज प्रेजेंट ऑन द B सेल। एज एंटीजन रिसेप्टर। देखो हमने क्या बोला था कि बी सेल के ऊपर ना एंटीजन आके लगता है और वो उसको एक्टिवेट करता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी किसी सेल के ऊपर, किसी भी सेल के ऊपर कोई भी चीज आकर लगती है, इसका मतलब उस सेल के पास वहां पर क्या था, एक रिसेप्टर प्रेजेंट था। उस रिसेप्टर की हेल्प से कोई चीज आती है और उस रिसेप्टर पर लगती है। ऐसे ही बी सेल के पास जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो कौन बनाता है, ये IgD बनाता है। कौन बनाता है बेटा, IgD बनाता है। सो IgD इज अ मोनोमर प्रेजेंट ऑन द बी सेल एज एंटीजन रिसेप्टर। ये कैसे प्रेजेंट है, एज एंटीजन रिसेप्टर। नेक्स्ट 4th नंबर पे हम कर लेते हैं IgE।
ठीक है। नेक्स्ट है बेटा IgE, ई का मतलब आपको पता ही होगा, अल्फा बीटा गामा की बात करें, सो दिस इज एप्सिलॉन। ये क्या है बेटा, ई का मतलब है यहां पर एप्सिलॉन, सो IgE मतलब एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये फिर से क्या है, इट इज अ, कैसी है, इट इज अ मोनोमर एंड इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। ये आपको याद रखना है, ये शायद आपने लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर जब हम वो करते हैं ब्लड, तो उसके अंदर बताते हैं ना कि IgE जो है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एलर्जिक reactions. So IgE epsilon, it is a monomer and it is produced during the allergic reaction। और फिर एक बार तो याद रखना, मोनोमर हमने लिख लिया, ठीक है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। ये प्रेजेंट होती है बेटा मास्ट सेल्स के ऊपर, या आप पॉइंट लिख सकते हैं, प्रेजेंट ऑन मास्ट सेल्स। ये जो है मास्ट सेल्स याद है जो क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं। ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट ऑन द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स causes the release of histamine। समझ आ रही है। IgE के बारे में हमने क्या बोला कि ये जो है ये एलर्जिक रिएक्शन के ड्यूरिंग प्रोड्यूस होती है और मेनली जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस होती हैं तब होती हैं। ठीक है, तो अब याद होगा आपको कि एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर बेसिकली हिस्टामिन रिलीज होता है विच इज अ वेजोडाइलेटर। ठीक है, और ये हिस्टामिन को कौन रिलीज करता है बेटा, मास्ट सेल और बेसोफिल। अब वो मास्ट सेल और बेसोफिल कैसे रिलीज होती हैं, उनके सरफेस पे प्रेजेंट है IgE। ये IgE जो है ये क्या करवाता है, ये मास्ट सेल और बेसोफिल्स को कहता है कि बेटा तुम हिस्टामिन रिलीज करो। क्लियर है, ठीक। तो दिस वाज द IgE, दैट इज एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन, एंड द लास्ट वन इज द IgM रह गई ना हमारी, एक मिनट, IgDA एंड G, हाँ लास्ट वन है बेटा हमारा IgM। M का मतलब होता है म्यू, M का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, म्यू होता है, सारे साइन आप यूज करते हो ना। ठीक है, सो IgM दैट इज म्यू। सबसे बड़ी एक तो ये कैसी है, पेंटामर। पेंटामर का मतलब समझ रहे हो, यहां पर 5 इम्यूनोग्लोबिन कंबाइन होंगे बेटा। पांच इम्यूनोग्लोबिन कंबाइन हो गई हैं और ये बनाने वाली है क्या, IgM। क्या बना रही है, IgM। सो IgM इज अ पेंटामर। कैसी है पेंटामर, यहां पर जो हमने एक एंटीबॉडी को मॉलिक्यूल बनाया था वैसे वैसे 5 मिलते हैं और ये बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, 5 हो गए तो H10L10। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, H10L10। एक के अंदर 2 थी तो 5 के अंदर हो जाएगी 10। इट इज H10L10। लार्जेस्ट कह लो या यूं कह लो हैवीएस्ट। इट इज द हैवीएस्ट इम्यूनोग्लोबिन। ये कैसी है, हैवीएस्ट इम्यूनोग्लोबिन है। ठीक है, अभी क्योंकि ये हैवीएस्ट इम्यूनोग्लोबिन है और एंड एक और बात याद रखनी है, इट इज फॉर्म्ड, हमने सेकेंडरी की बात कर ली थी, इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये थी आपकी एंटीबॉडी, कौन सी थी बेटा, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। ठीक है, ये आपकी 5 एंटीबॉडी। हमने पूरा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अच्छे से कर लिया है।
फिर आपको याद रखना है सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सी थी, IgG थी। इतनी स्मॉल थी कि वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है। मींस अगर आपसे कोई पूछे कि फीटस को या न्यूबॉर्न बेबी को जो IgG एंटीबॉडी है वो कहाँ से मिली, तो आप कह सकते हो मदर, बिकॉज इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ठीक है, फिर हमने किया कि IgA क्या होते हैं, इट इज सिक्रीटरी एंटीबॉडी, आपके सलाइवा में, आपके टीयर्स के अंदर, इवन कोलोस्ट्रोम जो फर्स्ट मिल्क होता है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, IgA प्रेजेंट है। फिर आपको ये याद रखना है, और IgG जो है वो कहाँ बनती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में बनती है। हमने किया IgM जो कि एक पेंटामर है, सबसे हैवीएस्ट है, 5 एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल आके कंबाइन कर गए हैं, तब कहीं जाके IgM एंटीबॉडी बनी, हैवीएस्ट है, एंड इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो कब बनती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पर बनती है। इतनी बात क्लियर है। चलो आज का हमारा लेक्चर इतना रहेगा बेटा, इसको आप अच्छे से समझेंगे कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, एंटीबॉडी काम कैसे करती है, इसका स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से करेंगे। कल मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगी जिसमें हम बताएंगे कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर जो है IgM और IgG का लेवल कितना था, और जैसे ही सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, मतलब सेम पैथोजन ने फिर से अटैक किया और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, तब IgG का लेवल क्या है और IgA का लेवल, सॉरी IgM का लेवल क्या है, ये तब देखेंगे। फिर हम करने वाले हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें हम टी सेल्स की बात करेंगे, जिसमें हमने बात की थी देयर आर 4 टाइप ऑफ टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड द किलर टी सेल्स। ठीक है, इनके बारे में हम पूरा, सप्रेसर टी सेल सबके, सॉरी मेमोरी टी सेल्स, ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे भाई इनका क्या काम है, ये कैसे काम करते हैं, क्या ये भी बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करते हैं कुछ करने के लिए, ये सब हमारा रहेगा बेटा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से देखना है, लास्ट लेक्चर को फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना, या आप जस्ट लेक्चर नोट्स पढ़ लेना, क्योंकि इसी के अंदर ही कंफ्यूजन होती है जस्ट। और ये जो 2 हमने टॉपिक किए हैं, कल वाला और आज वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थ्रू द टी सेल्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।